अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। मैंने जिस वक्त अपने कमरे में कदम रखा, घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। इस रोज़ मुझे ड्यूटी संभालने में थोड़ी देर हो गई थी। मुझसे पहले थाने का अमला हाजिर हो चुका था। मैंने नीम दराज होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो मौसम गर्मा के दिन थे। इस रोज सूरज गोया सवा नेज़े पर आ गया था। हर जानिब चिलचिलाती धूप का राज था। जमीन तपकर तांबा हो चुकी थी। हवा भी सुबह से बंद थी, जिसके बायस फिजा में घुटन का एहसास पाया जाता था। मैं पिछले 2 दिन से मलेरिया बुखार की लपेट में था। वो बहुत ही सादा ज़माना था। मच्छर भी नहायत ही तमीज़दार और शरीफ नफ्स हुआ करते थे। बस 2-4 दिन के लिए सादा सा बुखार में मुब्तला करते थे। आजकल की तरह जानलेवा बुखार नहीं हुआ करते थे। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल मेरे कमरे में आया और सलूट करने के बाद ये इत्तला दी, मलिक साहब, इधर साथ वाले महल्ले में एक औरत की मौत वाक़ हो गई है। मौत वाक़ हो गई है? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। किस तरह? और इसकी मौत का पुलिस थाने से क्या ताल्लुक है? वो जलकर मरी है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। ओह, ये कब की बात है? हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला है मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इतला देने वाला बंदा बाहर बरामदे में बैठा है। अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई क्या? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। आपकी आमद का इंतज़ार था जनाब। ठीक है, इतला को निंदा को अंदर भेजो, मैंने तहक़ाना अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद मज़कूरा शख्स मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। उसने अपना नाम फरीद बताया। फरीद इस औरत के पड़ोस में रहता था जिसकी मौत जल जाने से वाक़ हुई थी। मैंने फरीद से 2-4 ज़रूरी सवालात किए और हवलदार को अपने साथ लेकर चाय वकुआ की जानिब रवाना हो गया। मैंने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। आग बावर्ची खाने में लगी थी। मेरी आमद से कबल महल्ले वालों ने इस खौफनाक आग पर काबू पा लिया था और मज़कूरा बदनसीब औरत की सौख तलाश को बावर्ची खाने से निकालकर सहन में पहुंचा दिया गया था। मुतवफ़्फ़ी का नाम फिरदौस बीबी मालूम हुआ। फिरदौस की सौख तलाश इस वक्त घर के सहन में एक चारपाई पर चादर से ढकी पड़ी थी। मैंने चादर का एक कोना उठाकर लाश का जायजा लिया तो एक छुरछुरी लेकर रह गया। उसका वैसे तो पूरा बदन ही कबाब की तरह भुन चुका था, ताहम चेहरे की हालत बड़ी हैबतनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसके खालोखत को वहशी आग ने मस्त करके इस कदर बिगाड़ दिया था कि देखकर खौफ महसूस होता था। मैंने नहायत ही मुख्तसर मुआयने के बाद लाश को चादर से ढाँप दिया और घूम फिर कर जाए वकुआ और उसके गिरदो पेश का जायजा लेने लगा। जैसा कि मैंने बताया, आग बावर्ची खाने के अंदर लगी और ये बावर्ची खाना घर की शुमाली दीवार के साथ बना हुआ था और बावर्ची खाने के साथ ही गुसल खाना वाक़ था। उसके सामने यानी ऐन जुनूबी दीवार के साथ 2-3 फलदार पेड़ इस्तादा थे। आग को सबसे पहले फिरदौस बीबी के पड़ोसी फरीद ने देखा था। वो इस वक्त अपने घर की छत पर मौजूद था। फरीद चूँकि इस वाक़े का चश्मदीद गवाह था, लिहाजा मैंने सबसे पहले इसी से पूछगछ की। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, मैंने इस वक्त किसी ज़रूरी काम से अपने घर की छत पर चढ़ा था। मुझे साथ वाले घर के बच्चे खाने से धुआं सा उठता नजर आया। मैंने इस धुएं पर पहले तो कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब इसने काले बादलों की तरह खौफनाक सूरत इख्तियार कर ली तो मुझे तशवीश हुई। मैंने अपनी छत के आखिरी सिरे पर जाकर दूसरे घर के सहन में झांका तो ये देखकर मैं घबरा गया कि फिरदौस बीबी के घर का बावर्ची खाना खौफनाक आग की लपेट में था। मैं फौरी तौर पर छत से नीचे उतरा और बाहर गली में जाकर महल्ले वालों को इस अंदोनाक वाक़ये के बारे में बताया। देखते ही देखते मेरी पुकार पर गली में दर्जन भर अफराद जमा हो गए। फिरदौस के घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। हम आनन फानन अंदर पहुंचे और ये देखकर हमें हैरत हुई कि बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। बहरहाल हमने किसी न किसी तरह इस खौफनाक आग पर काबू पाया और बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोलकर फिरदौस की लाश को बाहर निकाल लिया। फिर मैं इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला देने थाने की तरफ रवाना हो गया था। फरीद का बयान देखने में नहायत ही सीधा साधा लगता था, लेकिन मुझे इस बयान के अंदर मुत्तइद सनसनीखेज इंकिशाफात नजर आ गए थे और फरीद की बात सुनकर मेरा जहन बैक वक्त कई ज़ावियों पर सोचने लगा था। ये ना तो खुदकुशी का केस था और न ही इत्तेफाकिया आतिश ज़नी का वाक़या नजर आता था।
مطلب یہ کہ اگر برچی خانے میں اتفاق سے آگ بھڑک اٹھی ہوتی تو ایسی صورت میں فردوس بیوی چپ چاپ اپنی جان نہ دے دیتی، وہ خود کو بچانے کے لیے چیخ و پکار اور بھاگ دوڑ ضرور کرتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کا یہاں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا تھا، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ فردوس نے اپنی جان لینے کے لیے خود کو آگ لگا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں برچی خانے کے دروازے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا، جبکہ فرید کے بیان کے مطابق جب وہ لوگ گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ برچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر فردوس نے خودکشی کی نیت سے خود کو برچی خانے میں بند کیا تھا تو برچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا؟ فرید کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ برچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مشیر نامہ تیار کیا اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ ان گواہوں میں میری نظروں میں سب سے زیادہ اہمیت متوفی کے پڑوسی فرید کی تھی، لہذا میں نے سب سے آخر میں اسے ہی ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4-5 افراد کے بیانات لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے مجھے تفتیشی معاملات میں کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں متوفی فردوس بی بی اور اس کے گھر کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 مقتولہ فردوس بی بی، نمبر 2 فردوس کی بوڑھی ساس سلطانہ اور ان کا کرایہ دار جمشید۔ وہ 5 مرلے قطع اراضی پر بنا ہوا ایک درمیانے سائز کا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو تقریباً 120 گز تصور کر لیں۔ گھر کے عقبی حصے میں پہلو بہ پہلو 2 بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کچا صحن تھا جس کی شمالی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور کچن بنے ہوئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ چند پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن یاد پڑتا ہے کہ وہ امرود اور شہتوت کے پیڑ تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بیٹھک نما ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو جمشید نامی ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ جمشید کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور مقامی پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں ماسٹر جمشید کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے میں اپنے گھر کا ایک چکر لگا کے آ جاتا تھا۔ مقتولہ فردوس بیوی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک مقیم تھا۔ یعقوب شادی کے فوراً بعد ہی عراق روانہ ہو گیا تھا اور ابھی چند روز پہلے ہی وہ گھر والوں سے ملنے چھٹی پر پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عراق کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جس کا ذکر کرنا غیر متعلق ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جب فردوس بی بی کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب اور اس کی بوڑھی ماں سلطانہ کے بارے میں کوئی حتمی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے، تاہم بعض لوگوں کا قیاس تھا کہ یعقوب اپنی ماں کو اسپتال لے گیا ہوگا۔ سلطانہ جوڑوں کے درد کی دائمی مریضہ تھی۔ ایک تو گرمی جہنم کی تپش پر سبقت لے جانے میں مصروف تھی، دوسرے اس گھر کے در و دیوار خصوصاً صحن میں انسانی گوشت کی سڑان چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا، لہذا میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مولا بخش تم مقتولہ فردوس کی سوختہ لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات کرو، جب تک میں فرید کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ موسم کی شدت اور لاش کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اسپتال پہنچا دینا ہی مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا، آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر فرید کے ساتھ مقتولہ کے گھر سے نکل آیا۔ ہم چلتے ہوئے گلی کے کونے پر پہنچ گئے جس کے آگے تھوڑے فاصلے سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور کھیتوں کے آغاز پر ہی ایک سایہ دار شیشم کا تناور درخت کھڑا تھا۔ ہم دونوں مذکورہ درخت کے نیچے آ گئے۔ فرید کے چہرے پر الجھن کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے فرید؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے مدہش نظروں میں مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ تم میری نظر میں بہت اہم ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ کیا مطلب ہے جناب؟ فرید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم متوفی کے پڑوسی ہو اور تم ہی وہ شخص ہو جس نے سب سے پہلے
باورچی خانے کو آتش کی لپیٹ میں دیکھا۔ گویا تم ایک لحاظ سے اس واقعے کے عینی شاہد ہو۔ میں اس الگ تھلگ جگہ پر تمہارا بیان لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرید کچھ کہتا، ایک آدمی چارپائی سر پر اٹھائے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے شیشم کی گھنی چھاؤں میں چارپائی بچھانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، سرکار آپ ادھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں، میں کسی بچے کے ہاتھ لسی پانی بھیجتا ہوں۔ اس شخص کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ میں نے اس کے عمل کے نتیجے میں تشکرانہ انداز میں پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میں اللہ رکھا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، اسی محلے بلکہ اسی گلی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تمہارا شکریہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں دوبارہ فرید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فرید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے نا؟ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، میں نے پہلے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی اب بولوں گا، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا ہے۔ فرید، کیا تم یہ بات جانتے تھے کہ فردوس بی بی گھر میں اکیلی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ فردوس بی بی کا خاوند روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور چند روز پہلے ہی اس کی واپسی ہوئی ہے۔ جی یہ بات مجھے پتا تھی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، یہ یعقوب کس مزاج کا بندہ ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ وہ محتاط انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعقوب پچھلے 2 سال سے عراق میں نوکری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ تم بھی سال ہر سال سے ادھر رہ رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، تم نے یعقوب کو کیسا پایا ہے؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے، ظاہر ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ میل جول رہا ہوگا۔ بس جی، اس نے سمائنی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بندہ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ فرید، میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا، کیا تمہیں واقعی اس بات کا علم نہیں کہ تمہاری پڑوس سلطانہ اور اس کا عراق پلٹ بیٹا یعقوب صبح صبح کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ربطی سو، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میری بھی وہی رائے ہے جو محلے والوں نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یعقوب اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہو۔ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سلطانہ، اس کی جل کر ہلاک ہونے والی بہو فردوس بی بی کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ یعقوب کے ساتھ تمہارے مراسم کس نوعیت کے تھے؟ اس سے پہلے کہ فرید میرے سوال کا جواب دیتا، اللہ رکھا کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھار لسی سے بھرا ہوا ایک جگ اور 2 پیتل کے گلاس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مذکورہ بندے کو واپس بھیجنے کے بعد فرید نے ایک گلاس میں لسی بھری، پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ لسی پئیں جناب، مجھ سے زیادہ اس وقت تمہیں لسی کی ضرورت ہے فرید بخش، میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرے سوالات کے ٹھنڈے ٹھار جواب دے سکو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لیے بھی لسی کا ایک گلاس تیار کر لیا، پھر میری سوالیہ نظروں کے جواب میں بولا، تھانے دار صاحب یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، اچھے پڑوسی، ان کے ساتھ میرے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں، اور جہاں تک یعقوب کا تعلق ہے جناب، وہ سانس درست کرنے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ جب یہاں تھا تو اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، پھر وہ عراق چلا گیا، اب 2 سال بعد واپس آیا ہے، تو بھی بہت اچھی طرح ملا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے تم نے یعقوب کے گھر پر تو گہری نظر رکھی ہوگی، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یعقوب تو یہاں تھا نہیں، اور اس کی بیوی متوفی فردوس بی بی گھر میں اکیلی ہوتی تھی جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں فردوس بی بی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں اس پر بری نظر ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوئے بری نظر کے گھوڑے، میں نے اسے ڈانٹا، میں نے کب کہا ہے کہ تم یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر میلی نظر ڈالتے ہوگے؟ پھر جناب، وہ بہت چکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میرا اشارہ ماسٹر جمشید کی طرف ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلطانہ نے ایک نامحرم کو بھی تو اپنے گھر میں کرایہ دار بنا رکھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سنسنی خیز رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا دیکھ کر میں نے تنبیہی انداز میں کہا،
फरीद बख्श, अगर तुमने कोई छोटी से छोटी सच्चाई भी मुझसे छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि किसी को बताते हुए भी तुम्हें ढेर सारी शर्म आएगी। वो दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए तौबा करने वाले अंदाज में बोला, सरकार, मेरी तौबा, जो मैं आपसे कोई गलत बयानी करूं। तो फिर मुझे बताओ हकीकत क्या है। मैंने इसे तेज नजरों से घूरा। जब मैंने मास्टर जमशेद का जिक्र किया तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात में हंगामी तब्दीली क्यों पैदा हुई थी। मैं समझता हूँ मास्टर जमशेद की ज़ात के हवाले से तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, कैसे जबान खोलूं जनाब, पड़ोस का मामला है। और तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ थाने ले चलता हूँ, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। वहां पहुंचकर तुम्हारी जबान फरफर चलने लगेगी। माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये गजब ना करें सरकार, मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ, लेकिन वादा करें कि आप याकूब को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि मैंने इसकी बीवी के हवाले से आपसे कोई बात की है। मैं इस वक्त तक ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता जब तक कि असल मामला मेरे इल्म में ना आ जाए, मैंने सख्त लहजे में कहा। बताओ, मुतवफ़ी फिरदौस बीबी के हवाले से तुम कौन सा इंकिशाफ करने वाले हो? चंद लम्हात तक तजब्जुब में रहने के बाद उसने कहा, मास्टर जमशेद कोई पिछले 1 साल से सुल्ताना की बैठक में किराएदार की हैसियत से रह रहा है। जब सुल्ताना मास्टर को ये बैठक किराए पर दे रही थी तो उस वक्त मैंने सुल्ताना को समझाया था कि वो मास्टर को अपने घर में ना रखे, वो कोई अच्छा आदमी नहीं। लेकिन सुल्ताना ने मेरी एक ना सुनी और वही किया जो उसके जहन में समाया हुआ था। क्या मतलब? वो सांस लेने के लिए थमा तो मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, तुमने मास्टर जमशेद की किस बात से ये अंदाज़ा कायम किया था कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं? जनाब, ये बंदा मुझे शक्ल ही से ठीक नहीं लगा था, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। इसीलिए मैंने सुल्ताना को समझाने की कोशिश की थी कि उसका जवान बहू का साथ है, किसी नामहरम को यूं घर में रख लेना अच्छी बात नहीं। लेकिन जब उसने किराए के लालच में मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी तो मैं भी खामोश हो गया। आखिरी जुमला उसने मुझसे निगाह चुराते हुए अदा किया था। मैं फौरन समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वो कोई अहम बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कड़कदार आवाज में कहा, लगता है कि तुम्हें हवालात की हवा खिलाए बगैर बात नहीं बनेगी। थानेदार साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो घिघियाने लगा। आप मुझे थाने कचहरी के चक्कर में ना डालें। अगर तुम वाकई इन चक्करों से बचना चाहते हो तो अलिफ की तरह सीधे हो जाओ, मैंने गुर्राहट आमेज अंदाज में कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये जानकारी मुझे तुम्हारी आंखों ने दी है कि सुल्ताना की तरफ से तुम मायूस होने के बाद ना तो तुमने सब्र किया था और ना ही खामोश होकर बैठ गए थे, बल्कि तुम मुसलसल इस टो में लगे रहे थे कि मास्टर और फिरदौस बीबी के दरमियान क्या चक्कर चल रहा है, और तुमने इस सिलसिले में बहुत सी कारामद बातें भी जान ली थीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर सरसराते हुए लहजे में इजाफा किया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सरकार, मैं चूंकि गलत नहीं कह रहा था इसलिए वो इनकार की हिम्मत ना कर सका और जल्दी से बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने फिरदौस और मास्टर के हवाले से अच्छी खासी तहकीक की है। कैसी तहकीक? मैंने इस्तफसारिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी कारकर्दगी की तफसील जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, उसने गहरी सांस खारिज की और वजाहत करते हुए बोला, थानेदार जी, मैं सुल्ताना को समझाने से तो बाज आ गया था, लेकिन मैंने फिरदौस के मामलात पर गहरी नज़र रखी थी। जल्दी ये बात मेरे इल्म में आ गई कि याकूब तो मेहनत मजदूरी करने मुल्क से बाहर गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में फिरदौस मास्टर जमशेद के साथ एक खतरनाक खेल खेल रही थी। फिरदौस पूरी तरह मास्टर की तरफ माइल हो चुकी थी। मैंने कई बार सोचा कि सुल्ताना से बात करूं, लेकिन इस ख्याल से खामोश रहा कि वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, वो उल्टा मुझे को लताड़ डालेगी कि मैं खामखा उसकी बहू पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। ये तो मैं देख रहा था कि सुल्ताना मास्टर जमशेद पर अंधा भरोसा करने लगी थी, लिहाजा मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने सवाल किया। सुल्ताना अपनी बहू और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात से बेखबर ही थी। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो बेचारगी से बोला, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो दोनों बहुत हाथ पांव बचाकर ये खेल खेल रहे थे, वरना सुल्ताना इन्हें जानबूझकर ऐसा मौका नहीं दे सकती थी। सास बहू में चाहे कितनी भी नाइत्तेफाकी क्यों ना हो, मगर सुल्ताना अपने बेटे के घर को तो आग नहीं लगा सकती थी ना। फरीद बख्श की एक बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या सुल्ताना और फिरदौस के दरमियान इत्तेफाक नहीं था?
बिल्कुल नहीं जनाब, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। अक्सर इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देती रहती थीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। याकूब को यहाँ आए हुए चंद रोज हो गए हैं। क्या तुमने फिरदौस और मास्टर वाले मामले के बारे में इसे कुछ बताया था? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने इसे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। खामखा मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कराने की मुझे क्या जरूरत थी? लेकिन याकूब तुम्हारा पड़ोसी और पुराना जानने वाला है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। और तुम्हारे इसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। तुम्हारा तो फर्ज बनता था कि पहली फुर्सत में याकूब को सूरत हाल से आगाह कर दो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने सोचा था याकूब वापस आ ही गया है तो सारा मामला खुद अपनी आंखों से देख लेगा। उसने लाताल्लुकी के अंदाज में जवाब दिया। फिरदौस बीबी भी यहाँ है और मास्टर जमशेद भी। मैं खामखा खुद को क्यों बुरा बनाऊं? लेकिन क्या फरीद बख्श? वो बोलते बोलते रुका तो मैंने पूछा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि याकूब को अपनी बीवी की प्रेम कहानी की खबर हो गई थी। फरीद ने जवाब दिया तो मैं चौंक उठा। तुम्हें किस बात से ऐसा लगा? मैंने पूछा। पिछली रात दोनों मियाँ बीवी के बीच बड़ा शदीद झगड़ा हुआ था। तुम्हें इनके झगड़े के बारे में कैसे पता चला? मेरे और याकूब के घरों की दरमियानी दीवार खासी नीची है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। इतनी नीची कि इधर से उधर बड़ी आसानी के साथ बात सुनी जा सकती है। रात को मैं पेशाब करने के लिए उठा तो दीवार की दूसरी जानिब मुझे याकूब और फिरदौस के तेज तेज बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे यही महसूस हुआ कि वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वो लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुमने इनके झगड़ने की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया हो और इत्मीनान से जाकर सो गए हो। आप ठीक कहते हैं जनाब, वो शर्मिंदा सी सूरत बनाकर बोला। मैं कान लगाकर बड़े ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था और इनके झगड़ने का सबब मेरी समझ में आ गया था। फरीद बख्श, बुझारते नहीं डालो। वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि साफ और वाज़ेह अल्फाज में हकीकत मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मियाँ बीवी किस बात पर झगड़ा कर रहे थे। आने वाले 10 मिनट में फरीद बख्श ने मुझे जो तफसील सुनाई उसका खुलासा इतना सा है कि याकूब को मास्टर जमशेद के हवाले से अपनी बीवी मुतवफ़ी फिरदौस बीबी के किरदार पर शक हो गया था। मैंने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसके खामोश होने पर कहा। ये मास्टर जमशेद भी कहीं नजर नहीं आ रहा। पता नहीं इसे फिरदौस बीबी की अलमनाक मौत की खबर है भी या नहीं। खबर कैसे नहीं होगी जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। इस वक्त पूरे महल्ले को पता चल चुका है कि फिरदौस बीबी बावर्ची खाने के अंदर जलकर मर गई है और इसका स्कूल भी इसी महल्ले में है। फिर जब किसी इलाके में पुलिस आती है तो फिर कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इसकी बात में वजन था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा। लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनकर मास्टर जमशेद यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? हो सकता है कि इसे फिरदौस की मौत का इल्म हो गया हो और वो जानबूझकर कहीं इधर उधर खिसक गया हो। फरीद ने ख्याल जाहिर किया। कल तक तो वो इधर ही था। मैंने जुमे की नमाज के बाद इसे महल्ले में देखा था। आज आज यानी कि जिस रोज़ मुतवफ़ी फिरदौस बीबी को वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हफ्ते का दिन था। इस हिसाब से फरीद का बयान दुरुस्त था कि उसने गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमे के दिन मास्टर जमशेद को महल्ले में देखा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अचानक सवाल किया। फरीद बख्श, तुम्हारे ख्याल में फिरदौस बीबी को किसने कत्ल किया होगा? कत्ल? वो वहशतज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। नहीं जनाब, वो तो जलकर मरी है। ये एक इत्तेफाकी हादसा था। हरगिज़ नहीं फरीद बख्श, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए वजाहत की। तुमने मुझे बताया है कि जब तुम लोग आग और धुआं देखकर सुल्ताना के घर के अंदर पहुंचे तो बावर्ची खाने को आग की लपेट में पाया और जब तुम लोगों ने बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होना चाहा तो इसके दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। फिरदौस घर में अकेली थी, लिहाजा वो बावर्ची खाने में बंद होकर बाहर से कुंडी नहीं लगा सकती थी। चुनाचे इसकी खुदकुशी के इम्कान को 100% खारिज करना होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं इस हवाले से भी नहीं सोच सकता कि फिरदौस बीवी बावर्ची खाने में कामकाज में मसरूफ़ थी और किसी ने शरारत से दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी और फिर इत्तेफाक से उसके कपड़ों में आग भड़क उठी, क्योंकि इस थ्योरी में बहुत से नुकाइस हैं। नंबर 1, आजकल जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है इसमें बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद करके काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, अगर फिरदौस के कपड़ों में आग भड़कने से
वो जल मरी है तो मौत के मुंह में जाने से पहले वो चीख चिल्लाकर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। क्या तुम लोगों ने फिरदौस की ऐसी कोई पुकार या फरियाद सुनी? तो फिर एक ही इम्कान बाकी रह जाता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो क्या? वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। फिरदौस को पहले कत्ल किया गया है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। फिर बच्चे खाने में फेंक कर इसे सुपुर्दे आग किया गया और जब आग ने पूरी तरह इसे अपनी लपेट में ले लिया तो बच्चे खाने को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन वो बेहद हैरत से बोला, ऐसा किसने किसने किया होगा? फिरदौस के कातिल ने, मैंने सनसनीखेज अंदाज में कहा। कातिल? कातिल कौन? मैं नहीं जानता, मगर मुझे उसकी तलाश है, मैंने ठोस लहजे में कहा और फिर पूछा, फरीद बख्श, क्या तुम कातिल के बारे में जानते हो? नहीं जनाब, वो शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। बिल्कुल नहीं सरकार। बात खत्म करते ही वो इस रास्ते की जानिब देखने लगा जो इस महल्ले की तरफ जाता था। मैंने फरीद बख्श की निगाह का ताकुब किया और मज़कूरा कच्चे रास्ते पर मुझे एक टांगा अपनी तरफ आता नजर आया। मैंने फरीद बख्श से इस्तफसार किया, क्या कोई खास बात है? मुझे लगता है कि याकूब और सुल्ताना वापस आ गए हैं, उसने बताया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने गहरी सांस खारिज की, मुझे भी इन्हीं का इंतजार था। तो फिर मैं जाऊं सरकार? वो जल्दी से बोला। मैं काफ़ी देर से घर से निकला हुआ हूँ। जाओ, मैंने चरपाई से उठते हुए कहा, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं हो जाना। आज का दिन तुम महल से बाहर कदम नहीं निकालोगे, मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश आ सकती है। जो आपका हुक्म सरकार। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महल्ले वालों का अंदाजा दुरुस्त था कि याकूब अपनी वालदा सुल्ताना को जोड़ों के एक डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले गया था। सुल्ताना की उम्र 50 से ज़्यादा थी और वो जोड़ों के दायमी मर्ज में मुब्तला थी। वो शक्ल से एक तेज तर्रार और चलता पुर्जा किस्म की औरत नजर आती थी। याकूब की उम्र का अंदाजा मैंने 50 के करीब करीब कायम किया। वो एक दुबला पतला और पस्ता कामा शख्स था। उसके सर के बाल उड़ना शुरू हो चुके थे। मैं दोबारा चाय वकुआ पर आ गया था। अब मुतवफ़ी फिरदौस के सोख्ता बदन से सड़ान के भपके नहीं उठ रहे थे, लिहाजा मैं शहतूत के पेड़ के नीचे खड़े होकर मौके की कार्रवाई को आगे बढ़ाने लगा। सुल्ताना और याकूब को इस सानिए की खबर हुई तो गोया इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सुल्ताना ने इस वाक़े के बारे में सुनते ही वावेला शुरू कर दिया था। याकूब की हालत भी ख़राब हो रही थी, ताहम उसने खुद को बड़ी मजबूती से संभाल रखा था। सुल्ताना ने तो बाकायदा रोना भी शुरू कर दिया था। इसी वक्त हवलदार मौला बख्श मेरे पास आया और कहा, मलिक साहब, मैंने इस टांगे वाले को रोक रखा है जो इन माँ बेटी को लेकर शहर से यहाँ पहुँचा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसी टांगे में फिरदौस बीबी की लाश को सरकारी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, मैंने इजाज़त देने वाले अंदाज में कहा। तुम लाश को लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाओ। याकूब भी मेरे नज़दीक ही खड़ा था। जब उसे पता चला कि मैं मुतवफ़्फ़ी फिरदौस की सोख्ता लाश को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा रहा हूँ तो वो जल्दी से बोला, जनाब, आप मेरी बीवी की लाश को अस्पताल क्यों भेज रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। खुदा का खौफ करें सरकार, वो खपकी भरे अंदाज में बोला। अब इस बेचारी के बदन में बचा ही क्या है जिसकी चीर फाड़ करेंगे? पोस्टमार्टम का मामला मुर्दे की चीर फाड़ तक ही महदूद नहीं होता याकूब, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। बदन की हड्डियां भी बज़बान मेडिकल बहुत सी अनकही अनसुनी कहानियां बयान करती हैं। शायद वो मेरी बात की तह तक ना पहुंच सका और जल्दी से बोला, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी बीवी को कोई इत्तेफाकी हादसा पेश नहीं आया। मेरी इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक फिरदौस बीबी को बाकायदा कत्ल किया गया है। इसकी हड्डियों का तज्जिया इस राज को खोल देगा कि फिरदौस की मौत किस नौयत की सूरत हाल में वाक़ई हुई है। इसकी हैरत दो चंद हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं सच कह रहा हूँ याकूब, मैंने तो टोक अंदाज में कहा। तुम्हारी बीवी को बाकायदा कत्ल किया गया है। इसे कौन कत्ल करेगा? वो भौंचका रह गया। कोई भी, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। और वो कोई भी तुम भी हो सकते हो याकूब। का क्या? वो उछल पड़ा। मैंने उसकी हैरतों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और मुतवफ़्फ़ी फिरदौस बीबी की सोख्ता लाश को हवलदार मौला बख्श की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। उन्होंने मेरी इस कार्रवाई पर वावेला तो बहुत मचाया, लेकिन कार्य सरकार के दौरान में मैंने उनकी किसी बात को कोई अहमियत ना दी। फिर लाश को वहां से रवाना करने के बाद इन माँ बेटे की जानिब मुतवज्जा हो गया।
ان के इब्तिदाई बयान से मुझे पता चला कि वो दोनों आज सुबह लगभग 7 बजे घर से निकले थे और फिरदौस बीवी को बिल्कुल ठीक ठाक घर में छोड़कर वो शहर की तरफ गए थे, और ये कि उन्हें फिरदौस को पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। ये बयान चूँकि मेरे लिए तसल्ली बख्श नहीं था, लिहाजा मैंने इन्हें अलग अलग तन्हाई में घिसने का फैसला कर लिया और याकूब को वहाँ से जाने का कहकर खुद सुल्ताना को लेकर बैठ गया। शहतूत के पेड़ के नीचे इतनी छाँव थी कि हम बसहूलत वहाँ बैठकर बातचीत कर सकते थे। मैंने अखलाकी तौर पर पहले तो सुल्ताना से इस अंधोनाक वाक़ये के हवाले से दिली हमदर्दी और गहरे रंजो गम का इजहार किया और फिर सवालात का सिलसिला शुरू किया। सुल्ताना, मुझे पता चला है कि तुमने अपने घर की बैठक किसी को किराए पर दे रखी है। जी थानेदार साहब, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। इस बंदे का नाम मास्टर जमशेद है जी, वो हमारे महल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है जनाब। पिछले 2 साल से तुम्हारा बेटा याकूब मुल्क से बाहर रोजी कमाने गया हुआ था। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। नौजवान बहू का साथ था। तुम्हें याकूब की अदम मौजूदगी में किसी नामहरम को अपने घर के अंदर जगह नहीं देना चाहिए थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मायनाखेज लहजे में इस्तफसार किया। सुल्ताना, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? जी, मैं आपकी बात तो समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन मास्टर जमशेद बहुत ही शरीफ और बाकिरदार बंदा है जनाब। मैंने ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं कर लिया जनाब। वो पिछले 1 साल से हमारे घर की बैठक में रह रहा है, लेकिन मजाल है जो मुझे उससे ज़रा सी भी कोई शिकायत पैदा हुई हो। सुल्ताना बड़े एतमाद के साथ जो कुछ बयान कर रही थी वो उसके बरक्स था जो फरीद बख्श की ज़बानी मुझे पता चल चुका था। या तो सुल्ताना इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक किस्म की औरत थी, या फिर वो जानबूझकर किसी ख़ास मकसद के तहत फिरदौस और मास्टर जमशेद वाले मामले पर पर्दा डाल रही थी। तीसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि फरीद बख्शी ने मुझसे गलत बयानी की हो। मैं पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ तुम्हारे घर में मौजूद हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। पूरा महल्ला यहाँ आकर सूरत हाल का जायजा ले चुका है, लेकिन मास्टर अभी तक गायब है। क्या तुम बता सकती हो कि इतने बड़े वाक़ये के बाद वो स्कूल में खामोश क्यों बैठा हुआ है? जी ज़रूर बता सकती हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोली। फिरदौस वाले वाक़ये ने अगरचे उसे रंजीदा और मलूल कर रखा था, मगर उसकी फितरी तेज़ी और तर्रारी अपनी जगह बरकरार थी। वो बेचारा इस वक्त स्कूल में होगा तो यहाँ आएगा ना? क्या मतलब है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये जी कि वो पिछली रात को ही अपने पिंड रवाना हो गया था, वो वजाहत करते हुए बोली। मास्टर जमशेद मौजा रसूलपुर का रहने वाला है जनाब, जो यहाँ से 14-15 मील दूर शुमाल में वाक़ है। मैंने मौजा रसूलपुरा देख रखा था। सुल्ताना ने फासले के हवाले से जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, सुल्ताना, आज हफ्ता है, स्कूल की छुट्टी सिर्फ इतवार को होती है, फिर वो जुमे को ही कैसे अपने गांव चला गया? क्या कोई इमरजेंसी हो गई थी? वो अपने हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए बोली। कोई इमरजेंसी नहीं थानेदार साहब, वो तो हर महीने 2 दिन के लिए अपने घर वालों से मिलने जाता है, कभी जुमे की रात को और कभी हफ्ते की रात को। जब उसे हफ्ते की छुट्टी करना होती है तो जुमे की रात को निकल जाता है, और जब हफ्ते की रात को जाता है तो फिर वो सोमवार की छुट्टी ज़रूर करता है। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर एक बोझल सांस खारिज करने के बाद बताया। वो सोमवार की सुबह सीधा स्कूल पहुंचेगा और स्कूल की छुट्टी के बाद वो यहाँ आएगा। मैं मास्टर जमशेद का कमरा यानी तुम्हारे घर की बैठक देखना चाहता हूँ, मैंने सपाट अंदाज में कहा। आए मेरे साथ, वो बेसाख्ता बोली। मास्टर साहब अपने गांव जाने से पहले बैठक को ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाता है। चंद लम्हात के बाद मैं सुल्ताना की मईयत में इस घर की बैठक के दरमियान खड़ा था। वो बैठक अपनी सेटिंग के एतबार से किसी छड़े छांट शख्स के कमरे का नमूना पेश नहीं करती थी, बल्कि वहाँ के सामान गर्ज हर छोटी बड़ी शय से सलीका झलकता था। यूँ महसूस होता था किसी औरत के हाथों ने इस बैठक का ख़ास तौर पर ख्याल रखा हो। और इस घर में सिर्फ 2 ही औरतें थीं, एक सुल्ताना और दूसरी मकतूला फिरदौस बीबी। मज़ीद पूछगछ के लिए मैं इसी बैठक में बैठ गया और सुल्ताना की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, सुल्ताना, अब मैं तुमसे इंतहाई नाजुक सवाल करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब दोगी। वो ज़बान से कुछ नहीं बोली, ताहम मुंतज़िर सवालिया नज़र से मुझे देखती चली गई। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, सुल्ताना, क्या मास्टर जमशेद रातों को छुप छुप कर तुम्हारी बहू फिरदौस से मुलाकातें किया करता था?
उसने कुछ ऐसे अंदाज में चौंक कर मुझे देखा जैसे इस सवाल पर उसके जहन में कोई खास ख्याल पैदा हुआ हो। एक लम्हे के तसब्सुब के बाद उसने पूछा, आपको ये बात किसने बताई है? इस मामले पर बाद में बहस की जा सकती है कि मेरी मालूमात का जरिया क्या है। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे चौंकने का अंदाज मुझे समझने पर मजबूर कर रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है ना? वो बड़ी तेजी से संभलते हुए बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल झूठ है। वो झूठ नहीं हो सकता सुल्ताना, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मेरी इतलात बिल्कुल पक्की और लोहे तोड़ हैं। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इस्तरारी अंदाज में बोली, आपको यकीनन फरीद ने कुछ उल्टा सीधा बताया होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कतरे तेज लहजे में कहा। फिर तुम्हारा ध्यान अपने पड़ोसी फरीद बख्श की तरफ क्यों गया? वो इसलिए कि इस किस्म की बकवास फरीद के सिवा और कोई कर नहीं सकता। वो बहुत ही बदसात और कमीना आदमी है जी। फरीद बख्श की तुमसे या तुम्हारी बहू से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। वो तो तुम्हारा पड़ोसी है और तुम्हारे बेटे याकूब से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो नामुराद अच्छे ताल्लुकात का ढंढोरा भी पीटता है और पीठ पीछे छुरा भी घोंपता है। वो झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोली, अभी चंद दिन पहले पता है उस फितना परवर आदमी ने क्या किया है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। वो बताने लगी, उसने याकूब के आते ही सबसे पहले तो उसके कान भरे, फिर दोस्त और मास्टर के ताल्लुकात के हवाले से ऐसी शर्मनाक बातें की कि हमारे घर में फसाद उठ खड़ा हुआ है। कैसा फसाद सुल्ताना? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। इस शैतान ने फिरदौस के किरदार के हवाले से याकूब के दिमाग में बहुत सारा जहर भर दिया है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, रोज रात को दोनों मियाँ बीवी के दरमियान खूब लड़ाई हुआ करती थी। मैं पिछले 2-3 रोज से यही तमाशा देख रही हूँ। गोया फरीद बख्श ने मुझे मुतवफ़ी फिरदौस और उसके शौहर याकूब के लड़ाई झगड़े के बारे में जो कुछ बताया था वो एक ठोस हकीकत थी। इसलिए मेरा ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया था। क्या आया फरीद बख्श ने सुल्ताना के बयान के मुताबिक फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से महज याकूब के कान भरे थे या इस वाक़े में कोई हकीकत थी और इस सिलसिले में सुल्ताना भी मेरी मदद कर सकती थी? तुम जो कुछ बता रही हो अगर मैं उसको सच मान भी लूँ तो फिर मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फरीद तुम्हारी बहू से ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा था। अगर सुल्ताना इस सवाल का ठीक तरह से जवाब दे देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। एक तरफ मुझे मास्टर और फिरदौस के ताल्लुकात की हकीकत का इल्म हो जाता और दूसरी जानिब फरीद बख्श का झूठ भी खुल जाता कि उसने याकूब को कुछ नहीं बताया था। मैं मुंतज़िर निगाह से सुल्ताना की तरफ देख रहा था। उसने थूक निगल कर अपने हलक को तर किया और फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये फरीद बहुत ही कमीना और बदसात है। अब जब फिरदौस मौत के मुंह में जा चुकी है और आप उसकी मौत के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं तो मैं आपको सच और झूठ की पहचान करने का ज़रूर मौका दूंगी। वही तो मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। वो लम्हे भर के लिए थमी तो मैंने कहा, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि जब फिरदौस और मास्टर जमशेद के दरमियान कोई काबिल एतराज़ ताल्लुक नहीं था तो फिर फरीद बख्श के पेट में मरोड़ उठने का सबब क्या हो सकता है? यह आपने बिल्कुल ठीक कहा थानेदार जी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब से फिरदौस ने इसकी बेइज्जती की थी वो बड़ी तकलीफ में मुब्तला था और डसने का मौका तलाश कर रहा था। फिर जैसे ही याकूब इराक से वापस आया उसे पार करने का मौका मिल गया। सुल्ताना की बातें सनसनीखेज होने के साथ साथ इंकिशाफ अंगेज भी थी। मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा, फिरदौस ने फरीद बख्श की बेइज्जती क्यों की थी? वो तो फिरदौस को अपनी बहन समझता था। यही तो उसकी मुनाफिकत है जी, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। वो फिरदौस को बहन और याकूब को भाई कहता है। इसके साथ ही वो याकूब की गैर मौजूदगी में फिरदौस पर बुरी निगाह भी डालता था। क्या मतलब सुल्ताना? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। जनाब, सच्ची बात तो ये है कि फरीद बख्श मेरी बहू फिरदौस को मेली नज़र से देखता था। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वजाहत करते हुए बोली, पहले तो वो आते जाते फिरदौस पर छिछोरे जुमले कसता रहता था। फिरदौस ने मुझे उसकी हरकतों के बारे में बताया तो मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने फरीद से पूछा तो वो साफ मुकर गया। उसके जवाब ने मुझे और गुस्सा दिलाया और मैंने फिरदौस को इजाज़त दे दी कि अब अगर वो कोई हरकत करे तो फिरदौस उसे खरी खरी सुना डाले। चंद रोज बाद ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया।
यहाँ तक बताने के बाद वो रुकी तो मैं पूछे बिना ना रह सका, ऐसा क्या हो गया था सुल्ताना? फिरदौस महल्ले के मेन बाजार से गुजर रही थी कि फरीद बख्श ने उसे एक जगह रोक लिया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। सुल्ताना ने बुरा मुंह बनाते हुए बताया, उस वक्त बाजार में और भी लोग मौजूद थे। फरीद ने जैसे ही बकवास शुरू की तो फिरदौस ने आओ देखा ना ताओ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और उसके साथ ही फरीद के मुंह पर थूक भी दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि फिरदौस की तरफ से इस नौयत के रद्द अमल का मुजाहिरा देखने को मिलेगा। वो अपने मुंह पर से फिरदौस के थूक को साफ करते हुए जहरीले लहजे में बोला, तुमने अच्छा नहीं किया फिरदौस, तुम तो इससे भी ज्यादा बुरे सलूक के काबिल हो। फिरदौस ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। फरीद ने धमकी आमेज लहजे में कहा, तुमने जो भी किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हें भी मजा न चखा दिया तो मेरा नाम फरीद नहीं। क्या कर लोगे तुम? फिरदौस ने खुशीले लहजे में पूछा। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर वो एक तरफ चला गया था। ये कितना अर्सा पहले का वाकया है? सुल्ताना के खामोश होते ही मैंने पूछा। कोई 2 महीने हुए हैं इस बात को, उसने जवाब दिया। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब है कि फरीद की लगाई हुई आग की वजह से ही मियाँ बीवी में झगड़ा रहने लगा था। फरीद के मुताबिक उसने याकूब को फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से कुछ नहीं बताया था, जबकि सुल्ताना का बयान इसके बरक था और ये भी तय था कि दोनों में कोई एक ही सच्चा हो सकता था। थानेदार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरे सवाल के जवाब में सर को ताईदी जुम्बिश देते हुए बोली। याकूब तो ये सुनते ही गुस्से में लाल पीला हो गया था। पहले 2 दिन तक तो मियाँ बीवी में खुफिया नोकझोंक चलती रही। फिर पिछली रात गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मजबूरन मुझे मुदाखलत करना पड़ी। रात को चूंकि मास्टर जमशेद भी इधर नहीं था, इसलिए याकूब खुलाकर बोल रहा था। मौका महल देखते हुए मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। सुल्ताना, मुझे पता चला है कि पिछली रात मियाँ बीवी में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गुस्से में आकर याकूब ने फिरदौस को तलाक की धमकी भी दे दी थी। मेरा तीर निशाने पर लगा। वो निगाह चुराते हुए बोली, याकूब इस वक्त बहुत तेज में था, मगर मैंने समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा कर दिया था। गोया सुल्ताना ने मेरे इस्तफसार की तस्दीक कर दी थी। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद सुल्ताना को फारिग कर दिया और उसके बेटे याकूब को बैठक में बुला लिया। इब्तिदाई सवालात के जरिए मैंने सुल्ताना के बयान की तस्दीक कर ली और फिर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या ये बात तुम फरीद बख्श के सामने भी कह सकते हो कि उसी ने तुम्हें फिरदौस और जमशेद के ताल्लुकात के बारे में बताया था? हाँ, क्यों नहीं, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ। तुम आज सुबह जब अपनी माँ को लेकर शहर की तरफ रवाना हुए थे तो घर में क्या कोई वाकया पेश आया था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। कोई वाकया पेश नहीं आया था जनाब, वो बड़ी रसान से बोला। और पिछली रात? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। जी? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। पिछली रात क्या जी? जब पिछली रात तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो तुमने फिरदौस को कत्ल की धमकी भी दी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैंने दानिस्ता तलाक के बजाय कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो मेरे दांव में आ गया और जल्दी में एक अहम बात को तस्लीम कर लिया। जनाब, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, वो वजाहत करते हुए बोला। फरीद की बातों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया था और जब मैंने इस सिलसिले में फिरदौस को कुरेदा तो उसने मुझे कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सवालात के जवाब में जब उसने चुपचाप का रोज़ा रख लिया तो मुझे भी तेश आ गया और मैंने इसी तेश के आलम में उसे जान से मारने की धमकी दे डाली थी। लेकिन वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, लेकिन अमान ने बीच बचाव करके मेरी गलतफहमी दूर कर दी। अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। उसने कहा कि फिरदौस का किरदार बेदाग है, इसीलिए मैं मास्टर जमशेद के हवाले से उसकी ज़ात पर कोई शक न करूँ। अम्मा ने समझाया और तुम समझ गए? मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। क्या ये इतना ही आसान साबित हुआ था? जी हाँ, मैं अम्मा की बात को बहुत अहमियत देता हूँ, लेकिन बरखुरदार, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बीवी का मामला बड़ा अजीब होता है। इसके किरदार के हवाले से पैदा होना शक या गलतफहमी इतनी आसानी से दूर नहीं हुआ करता। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, याकूब, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। मैं थाने चलूं? वह हैरत भरे लहजे में बोला। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा।
जनाब, मेरी बीवी जलकर मर गई, वो एहतजाजी अंदाज में बोला। और आप मुझी को थाने ले जाने की बात कर रहे हैं? ये तो सरासर जुल्म है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो याकूब, मैंने इसके एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। वो हक्का बक्का नज़र से मुझे तकने लगा। कौन सी बात जी? ये बात के, मैंने वजाहत करते हुए कहा, कि तुम्हारी बीवी की मौत जलने से वाक़ई नहीं हुई। तो फिर? वो हकलाया। मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, फिर तो उस बीवी को बाकायदा कत्ल किया गया है, मौत के घाट उतारने के बाद आग के सुपुर्द किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिरदौस की मौत के राज को मुनकशिफ कर देगी बहुत जल्द। तो आप ये समझ रहे हैं कि फिरदौस की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? वो हिरासान नज़र से मुझे देखने लगा। मैं ऐसा सोचने में हक पर जानिब हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि गुज़िश्ता रात तुम इसे जान से मारने की धमकी दे चुके हो। वो तो वक्ती इश्तियाल था। वो जल्दी से बोला, मैं आपको पूरा वाक़या सुना चुका हूँ, अम्मा ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था। और वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, और सुबह जब मैं और अम्मा शहर की तरफ गए हैं तो फिर दो भली चंगी घर में मौजूद थी। हम इसे जीता जागता घर में छोड़ कर गए हैं, और जब वापस आए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लिहाजा ये समझना कि फिरदौस को मैंने या अम्मा ने मौत के घाट उतारा होगा, बिल्कुल गलत है जनाब। और वैसे भी वो जलकर मरी है, यह भी तो हो सकता है कि उसने खुदकुशी कर ली हो। फिरदौस की मौत को कातिल ने रंग तो ऐसा ही दिया है कि वो खुदकुशी का वाक़या नजर आए, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन मैं इस हकीकत की तह तक पहुंच चुका हूं कि तुम्हारी बीवी को कातिल ने पहले किसी भी तरीके से मौत के घाट उतारा है, और उसके बाद आग भड़काकर ये साबित करने की कोशिश की है कि उसने खुद को जलाकर जान दी है। फिर मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में याकूब को इन तकनीकी अमूर से आगाह किया, जो इस बात का बयान सबूत थे कि फिरदौस की मौत खुदकुशी या आतिशज़दगी का शाखसाना नहीं, बल्कि सोची समझी कत्ल की वारदात थी। आखिर में मैंने कहा, याकूब देख लेना, मैं जो कुछ कह रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर उसकी तस्दीक करेगी। लेकिन जनाब, वो बेहद उलझे हुए अंदाज में बोला, फिरदौस को कौन कत्ल कर सकता है? यही जानने के लिए तो मैं तुम्हें और फरीद बख्श को अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। फिर मैंने अपने इन ख्यालात को अमली जामा पहना दिया जिनका याकूब के सामने इजहार किया था। इस मौके पर सुल्ताना ने बहुत वावेला मचाया और यहाँ तक कह दिया कि पुलिस की जानिब से इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन मैंने इसकी किसी भी मज़ाहमत और एहतजाज की कतन कोई परवाह न की और फरीद बख्श के साथ ही याकूब को भी थाने पहुंचा दिया। इस तमाम तर कार्रवाई से निमटते हुए दोपहर हो गई थी। मैंने इत्मीनान से दिन का खाना खाया और ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा अपने कमरे में आ बैठा। फिर मैंने एएसआई शकूर को अपने कमरे में बुला लिया। शकूर की उम्र 35 और 40 के दरमियान थी। वो सांवली रंगत का मालिक और दराज कामत और सख्तगीर पुलिस वाला था। उसने कमरे में आकर मुझे सल्यूट किया और मेरे इशारे पर एक कुर्सी संभाल ली। मैंने खंगार कर गला साफ किया और नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में मैंने उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और आखिर में कहा, शकूर, तुम अभी मौजा रसूलपुर रवाना हो जाओ। चाहो तो अपने साथ एक आध कांस्टेबल भी ले जाओ। तुम्हें आज ही मास्टर जमशेद को लेकर वापस आना है। रात हो जाए या इससे भी ज़्यादा देर हो जाए, कल का सूरज तुलू होने से पहले मास्टर मुझे थाने में चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, वो सीने पर हाथ रखते हुए तसल्ली आमेज अंदाज में बोला, आपके हुक्म की तामील होगी जनाब। और हाँ, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मास्टर को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हालात पेश आ चुके हैं। ठीक है जनाब। शकूर ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, अगर वो पूछे कि उसे यूं इमरजेंसी में वापस क्यों बुलाया जा रहा है तो क्या जवाब दूं? कोई भी बहाना करते ना, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम इससे कह सकते हो कि स्कूल में आग लग गई है, वहाँ रिकॉर्ड की बहुत सी चीज़ें रखी हुई थीं, इनमें से बेशतर जलकर खाक हो गई हैं, इसलिए इसे फ़ौरन बुलाया जा रहा है। यहाँ के तमाम मास्टर्स तो मौजूद हैं, बस उसकी ज़रूरत है ताकि स्कूल के अहम कागजात को संभाला जा सके। हाँ, ये बहाना बहुत ही माकूल है, एएसआई ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने इसे मज़ीद चंद हिदायत दी और नेक ख्वाहिशात के साए में रसूलपुर की जानिब रवाना कर दिया। शकूर के जाने के बाद मैंने फरीद बख्श को अपने पास बुला लिया। उसे लेकर आने वाला कांस्टेबल जब वापस जाने लगा तो मैंने उसे इशारे से रोक लिया। वो फरीद के अक़ब में तनकर खड़ा हो गया।
مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ کانسٹیبل نے میرا اشارہ کما حق سمجھ لیا تھا۔ فرید کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی اسے 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلز کے حوالے کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ کافی دنوں سے بھوکا ہے، لہٰذا اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ چنانچہ ان اہلکاروں نے فرید کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر منت ریز لہجے میں بولا، سرکار، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوئے کھوتے دے کھر، میں نے اسے جھڑکا۔ انہوں نے تو تمہیں دال روٹی کھلا کر مہمانداری کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا ہے۔ میں تمہیں جو مرغ پلاؤ کھلاؤں گا نا، اس کا ذائقہ تمہارے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم نے جرم نہیں بلکہ جرائم کیے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے جھٹک دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ رونے والے انداز میں منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل نے فرید کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کیا